वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं वर्ण और जाति के बारे में। आज हम देखेंगे कि वर्ण और जाति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और विभिन्न कालों में इनका कौन कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है, इनके क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से दोष सामने निकल के सामने आते हैं जो जिसने कि हमारे समाज को प्रभावित किया। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना या फिर इसे चयन करना भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाति का शाब्दिक अर्थ है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन के आधार पर जाति का निर्माण किया गया, जिसे कि श्रेणी भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि वर्ण की जो अवधारणा है, जो हमारी मेंटेलिटी है वर्ण और जाति के बारे में, तो वो अलग है। वर्ण की अवधारणा जाति की अवधारणा से अलग होती है। वर्ण का मतलब होता है चयन करना या फिर वर्ण करना, जो किस पे डिपेंड होता है, वो हमारे गुणों और हमारे कर्मों पे आधारित होता है। और इसमें व्यक्ति की जो क्षमताएं होती हैं उसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि जाति में ऐसा नहीं है। जाति का संबंध जन्म या अनुवांशिकता से होता है, ना कि उसके कर्मों से। और जाति जन्मगत होती है, यानी कि अगर हम चाहें भी तो जाति नहीं बदला जा सकता है। वर्ण का बदलाव कभी भी हो सकता है। हिंदू शास्त्रों की ओर देखें तो हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जाति का मूल वर्णों में है, यानी कि जाति की जो उत्पत्ति हो रही है वो वर्णों से हो रही है। और इसकी चर्चा हमें पुराणों में भी मिलती है। सबसे पहले तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, जो कि बाद में जोड़ा गया है, उसके पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में 4 तरह की जातियां हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदू जाति में ये 4 जातियां ही बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। और इन पुरुष सूक्त में बताया गया है कि इन चारों की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जो कि हमारे सृष्टिकर्ता हैं, उनके मुख से बताया गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति उनके मुख से हुई है। वहीं उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। और वैश्यों की उत्पत्ति होती है उनकी जंघाओं से, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो अभी का सामाजिक स्तर है, वहाँ भी ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा रखा गया है और शूद्रों को सबसे नीचा रखा गया है। ये ऋग्वेद में जो उनकी उत्पत्ति के बारे में जो बताया गया है उसके आधार पे है। ऋग्वेद में ये भी बात क्लियर बताया गया है कि मानव सृष्टि का जब आरंभ हुआ था, जब उसकी उत्पत्ति हुई थी, ये चारों वर्ण तभी से हैं। यानी कि इनकी उत्पत्ति बाद में नहीं हुई, बल्कि वो सृष्टि के प्रारंभ से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। मनु की बात करें तो मनु आदि स्मृतिकारों ने प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य, जीविका, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, कर्तव्य और अधिकार संबंधी नियमों का विधान किया है। मनु जो कि बहुत बड़े स्मृतिकार हैं, उन्होंने एक स्मृति भी लिखी है, मनु स्मृति, जिसका कि अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया था। तो उसमें बताया गया है कि व्यक्ति का जो सामाजिक स्तर होता है जातिगत रूप में, तो उसी अनुसार से उन्हें उनका कार्य बांटा गया है, उन्हें उनका कार्य करते रहना चाहिए। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में पुरोहित, अध्यापक वर्ग ब्राह्मण, शासक तथा सैनिक वर्ग राजनी या फिर क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य और शिल्पी या फिर सेवक वर्ग कह ले, उन्हें शूद्र वर्ण में रखा गया है। और अनेक विद्वानों का मत है कि वैदिक आर्य समाज में 3 अस्पष्ट वर्ण थे। यानी कि इस तरह से बात करते हैं स्मृतियों और फिर जो बाद में आंदोलन होने लगे, जिसमें कि वैदिक आर्य समाज में तो 3 ही वर्णों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में 4 तरह के वर्णों का उल्लेख मिलता है। इन वर्णों के बारे में अगर बात करें तो हमारे जो इतिहासकार है रामशरण शर्मा, उनके बुक में इसके बारे में बहुत ही अलग बातें बताई गई है। उनके बारे में बताया गया है कि कानून और धर्म दोनों ने वर्णों और जातियों को कर्म मूलक से जन्म मूलक का अनुवांशिक बना दिया। यानी कि अगर हमारे इतिहासकार की बात करें, रामशरण शर्मा जी की बात करें, तो उनका कहना है कि ये सृष्टि के प्रारंभ से नहीं था, बल्कि इसे बाद में कर्म मूलक से जन्म मूलक में बदल दिया गया था। और यह सब इसलिए किया गया था ताकि वैसे जिनका कि कार्य उत्पादन करना और कर चुकाना था, वे अपना कार्य करते रहें, शूद्र मजदूरी में खटते रहे, ताकि ब्राह्मण और पुरोहित अपने पद पर बने रहें और क्षत्रिय शासक पद पर बने रहें। ऐसा रामशरण जी का सोच था, वो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है ऐसा। अगर
वास्तविक रूप में बात करें तो उस समय दो ही वर्णों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गौरवर्ण आर्य और श्याम वर्ण दास। इन दोनों की चर्चा भी देखने को मिलती है। इसमें बताया गया कि इसका जो विभाजन किया गया था वह त्वचा के रंग के आधार पर किया गया था। और इसके अलावा भी बहुत सारी, इन वर्णों के अलावा कुछ जनजातियां भी समाज में रहती थी, लेकिन उनका स्थान कहाँ था? समाज के बाहर था। वे समाज में जो ये चार वर्ण थे उनके साथ मिलजुल कर घुल मिल कर नहीं रहती थी। इनके बारे में कहा गया है कि जो जनजातियां आर्य समाज से दूर रहीं उन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया। यानी कि वर्ण व्यवस्था में उन्हीं लोगों को रखा गया था जो कि एक साथ एक पर्टिकुलर क्षेत्र पे निवास कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, विभाजन करने वालों ने, कि उनका जो पर्टिकुलर क्षेत्र था वहाँ पर सभी लोगों का श्रम विभाजन कर दिया और श्रम विभाजन के आधार पर ही उन्हें अलग अलग जातियों में बांट दिया। दास वर्ण बाद में शूद्र वर्ण बन गया और इसके साथ आर्यों के तीनों वर्णों में अंतर्विवाह का निषेध नहीं था और इस निषेध का ना होना मूल आर्य समाज की परंपरा के अनुकूल हो गया। केवल प्रतिलोम विवाह निषिद्ध हुआ करते थे। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में 8 तरह के विवाह का प्रचलन था। उनमें से चार विवाह को मान्यता प्राप्त है, उन्हें बहुत सारे अधिकार भी मिले। विवाह की बात करें तो अंतर्विवाह निषेध नहीं था, लेकिन प्रतिलोम विवाह निषेध था। प्रतिलोम विवाह नहीं किया जा सकता था। हिंदू धर्म शास्त्रों ने जातियों को नहीं, वर्णों को मान्यता दी है, लेकिन इसका स्वरूप बाद में बदल गया, जिसके कारण कि वे जो वर्ण थे वो वर्ण लुप्त हो गए और उनका स्थान जातियों ने ले लिया। यद्यपि स्वयं वेदों और स्मृतियों में अनेक जातियों का उल्लेख है, जो वस्तुतः या तो अनार्य सभी जातियां हैं या सभी समाज के संपर्क में आए अनार्य जनजाति का समूह है। जाति भेद का जो मूल है वह आर्यों में नहीं है। इस तरह से जाति शास्त्रकारों द्वारा अपेक्षित रही। आर्य मूल की उच्च जातियों में जाति पंचायतों की अनुपस्थिति भी मूल आर्य समाज की जाति विहीन स्थिति का घोतक है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो ये जातियां हैं, इसका प्राचीन समय में स्मृतियों में इन सारी जगहों में उल्लेख नहीं है, जिसका कि स्वरूप आज हम देखने को मिलता है, उसका वो स्वरूप प्राचीन समय में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन हिंदू समाज में क्या हुआ, जातियों का मौलिक महत्व है और ये वर्ण से भिन्न हो गए। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जिनका कि वर्ण अनिश्चित और विवादास्पद है, जबकि सभी की जाति निश्चित और संदेह से परे है। वर्णों की अगर बात करें तो वर्णों का जो सामाजिक मर्यादा होता था वह असंदिग्ध और निश्चित है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि जातियों की एक जो सीमा होती है वो निश्चित होते हुए भी संदिग्ध और विवादास्पद बना रहता है हमेशा ही। सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से देखें तो जातियां स्थानीय तथा क्षेत्रीय और वर्ण सर्वदेशिक या फिर जातियों में स्थान भेद या मर्यादा भेद हो जाता था। वर्ण व्यवस्था में दो वर्णों के बीच विवाह जायज है, वो हो सकता है, लेकिन प्रतिलोम विवाह नहीं हो सकता था। जाति व्यवस्था में अंतरजातीय विवाह सर्वदा निषिद्ध है। वर्ण समाज की क्रिया वास्तविक इकाइयां नहीं थी और जातित्व जीवन के प्राय सभी अंगों में समाविष्ट है। जाति के कारण अगर वर्णों की बात करें तो वर्णों की जो गतिशीलता है वो जाति के आ जाने से रुक गई थी और व्यक्ति के लिए वर्णतर उसी तरह से असंभव हो गया था जिस तरह से कि जात्यंतर, क्योंकि व्यक्ति मूलतः जाति से समृद्ध है और जाति के साथ उसका वर्ण हो सकता है। वर्ण विभाजन में किसी जाति का स्थान उसकी प्रतिष्ठा का घोतक होता था, यानी कि जो अछूत जातियां रहती थी, जो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग माना जाता था, उन्हें समाज में कोई भी प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया गया। ऐसा हो सकता था कि लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो जिस जाति के हैं उसी वर्ण को भी अपना सके। इसके साथ साथ वो इसे बदल भी सकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें बलपूर्वक अपने वर्ण को ना बदलने की हिदायत दी गई। और ऐसा कहा जाता था कि जो लोग अपने जाति के खिलाफ जाकर के कोई अन्य पेशा अपनाते हैं तो उन्हें लौकिक दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, साथ साथ परलोक में भी उन्हें दंड का भागी होना पड़ेगा। तो शायद इसी सारी अवधारणाओं के होने के कारण बाद के समाज में कुछ कुरीतियां आ गई और
जाति की संकल्पना ज़्यादा मजबूत हो गई, जबकि वर्ण की संकल्पना धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अब क्या होने लगा कि लोग जिस जाति के थे वो डर से उसी जाति के कर्मों को करने के लिए तैयार हो गए। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण, यहाँ ये दोनों जातियां मान्य नहीं थी, इन्हें अवैध करार दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, जिन जातियों ने इन वर्णों की पेशी अपना लिए उन्हें आज भी शूद्र माना गया है, यद्यपि वे सब क्षत्रिय या वैश्य होने का दावा करती हैं। केरल के राजवंशों तक ही यही स्थिति थी। हिंदुओं ने कर्मवाद की जाति व्यवस्था को धार्मिक आश्रय प्रदान किया और यह आश्रय जाति के दृढ़ तथा स्थायी बनने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि ये बताया गया कि दक्षिण में कुछ क्षत्रिय जाति के लोग थे जिन्होंने कि अपना जो कर्म था वो शूद्र कर्म को अपना लिया, लेकिन बाद में वे क्या करने लगे कि नहीं, हम अभी भी क्षत्रिय ही हैं, लेकिन इसे मान्यता नहीं दिया गया कि वो क्षत्रिय है, उन्हें फिर वापस शूद्र बना दिया गया कर्म के आधार पर। जाति के साथ सामान्य हिंदू का तारतम्य धर्म की उपेक्षा और अवज्ञा कर सकता है, लेकिन जाति बंधनों, प्रथाओं और आचार व्यवहार का उल्लंघन करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वास्तव में क्या हुआ था कि अधिकांश लोगों की धारणा में धर्म और जाति का भेद नहीं है। धर्म और जाति का मतलब है वर्ण और जाति से। तो लोग अभी ये प्राचीन समय में भी जो वर्ण था उसे पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया। अब जाति की अवधारणा को ही लोग वर्ण या धर्म की अवधारणा से जोड़ कर देखते हैं, जो कि अलग है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वर्ण और जाति दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं जाति की क्या क्या विशेषताएं हैं। जाति की परिभाषा को बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बनाया गया है, लेकिन इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो कुछ इतिहासकारों ने उसकी विशेषताओं का ही उल्लेख करना उत्तम समझा है, ठीक समझा है। उनमें से एक है डॉक्टर जी.एस. धुर्वे। डॉक्टर जी.एस. धुर्वे ने कहा है कि जाति की दृष्टि से हिंदू समाज की 6 विशेषताएं होती हैं। पहला, जातीय समूहों द्वारा समाज का खंडों में विभाजन का मतलब है उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखना। जातीय समूहों के बीच ऊंच नीच का प्रायः निश्चित तारतम्य, यानी कि श्रेणियां जब तैयार हो जाती है तो उनमें क्या होता है कि एक ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा है, फिर चौथा है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनमें ऊंच और नीच की भावना आ जाती है कि हम बड़े या फिर तुम छोटे, उस तरह की। खानपान और सामाजिक व्यवहार संबंधी प्रतिबंध। खानपान और सामाजिक व्यवहार संबंधी प्रतिबंध का मतलब हो गया कि कुछ लोगों ने, जो ऊपर की श्रेणी के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपना खानपान, रहन सहन कुछ अलग तरीके का बना लिया, और नीचे की जो श्रेणियों में जिन्हें रखा गया था उनका रहन सहन अलग हो गया। अब शायद ये उनके सामाजिक परिवेश या फिर उन्हें जो अधिकार दिए गए थे उसके कारण भी हो सकता है। जैसे कि जिन्हें ज़्यादा सुविधाएं मिली थी उनका क्या हुआ, वो राज सिंहासन की तरह वो ठाठ बाट से रहने लगे, उन्हें हर तरह की चीज़ें मौजूद उपलब्ध कराई जाने लगी। लेकिन जो निम्न श्रेणी में थे उन्हें खाने तक के लाले पड़ने लगे। तो वो क्या करते, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया जो कि उच्च श्रेणियों के लोग नहीं करते थे, जैसे कि मांस भक्षण, मंदिरा पान और इस तरह की चीज़ें। तो ऐसे क्या हुआ कि उन श्रेणियों में ना खान पान का भी विभाजन हो गया। चौथा है नागरिक जीवन तथा धर्म के विषय में विभिन्न समूहों की अनहर्ताएं तथा विशेषताएं। पांचवा है पेशे का चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव। पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव इसलिए हो गया क्योंकि जब वर्ण खत्म हो गया, जाति ही अपना स्वरूप बता रही थी, तो क्या हुआ, जाति के आधार पे जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का जो पर्टिकुलर काम निश्चित किया गया है उन्हें वही अपनाना पड़ेगा। विवाह अपने जाति के अंदर करने का नियम। अब जो वर्ण होते थे तो उसमें क्या होता था कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह करने की स्वतंत्रता मिलती थी, लेकिन जाति की अवधारणा के बाद हम एक जाति से दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते थे। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया। जो श्रेणियां बनी उस श्रेणियों के कारण ही जातियों में ऊंच नीच का भेद हो गया। यानी कि कुछ जातियों में क्या हुआ, वो अपने वर्चस्व को ज़्यादा बताने के लिए अपने आप को उच्च जाति में रखने लगे, और जो निम्न जातियां जो निम्न श्रेणी में हुए उन्हें निम्न बता दिया गया। तो ये विभेदीकरण बाद के समय में हुआ। इसमें बताया गया है कि जातियां एक दूसरे की तुलना में ऊंची या नीची हैं। एक और क्षत्रिय दूसरी धार्मिक जाति के रूप में
पवित्र मानी जानी ब्राह्मण जातियां हैं। मतलब यहाँ बताया गया कि ब्राह्मण जो कि सबसे ऊपरी जाति के रूप में, उनके साथ साथ दूसरी भी एक क्षत्रिय जाति जो है वो भी धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती है। और दूसरी ओर सबसे नीची नीचे की जो श्रेणी में अपवित्र जिसे माना जाता है, जिसे हम अछूत कहते हैं, वे जातियां भी हैं। और इनके बीच अन्य सभी जातियां जो कि सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी में रखी जा सकती है। यानी कि इस तरह से हम देखें तो हमारे समाज को कई सारी श्रेणियों के बाद भी उप श्रेणियों में भी विभाजित कर दिया गया था। हिंदू धर्मशास्त्रों ने पूरे समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त किया। जातियों की सामाजिक मर्यादा का अनुमान करने में इससे सुविधा होती थी, ठीक है। लेकिन अनेक जातियों ने वर्णगत स्थिति अनिश्चित है। कायस्थ जाति के वर्ण के विषय में अनेक धारणाएं, कायस्थ की जो जाति है उनकी उत्पत्ति के बारे में, वो किस वर्ण से बिलोंग करते थे, इसके बारे में अभी भी मतभेद कायम है। एक पंक्ति में बैठकर किसके साथ भोजन किया जा सकता है और किसके हाथ का छुआ हुआ या बनाया हुआ कौन सा भोजन या जल आदि स्वीकार या अस्वीकार है, इसके अनेक जातीय नियम हैं जो भिन्न भिन्न जातियों और क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण को केंद्र में रखकर उत्तर भारत में जातियों को 5 समूह में विभक्त किया गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये किस तरह से अपना स्वरूप बदल रहे हैं। पहले तो वर्ण खत्म करके जातीय व्यवस्था लाया गया, फिर उन जातियों को उपजातियों में बनाया गया। उपजातियों के बाद उन्हें सामाजिक तौर पे, जिनका कि आधार सामाजिक होता था, उन्हें खंड खंड कर दिया गया। अब तो बात यहाँ तक होने लगी थी कि किसके हाथ का बनाया हुआ भोजन खाया जाए और किसके हाथ का नहीं खाया जाए। आधुनिक काल में इसके खिलाफ जो भी आंदोलन हुए उसमें हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया है, उन्होंने जो वेद को उन्होंने भी माना है। प्राचीन काल के जो वेद है उनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने वेदों की व्याख्या क्या किया है, आधुनिक काल में दिया है। उन्होंने कहा है कि जो वर्णाश्रम है, जो जाति की जो अवधारणा है, वो ईश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि वो इंसान के द्वारा बनाई गई है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का कहना है कि उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे मत छुओ। वो एक रसोई घर तक सीमित हो गए हैं और बोलते हैं मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो है प्राचीन समय से ही शुरू हो गई, इस तरह की चीज़ों का, जो कि आधुनिक समय में जाकर के इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके लिए कई आंदोलन करना पड़े। लेकिन यहाँ पे बताया गया है ब्राह्मणों को कुछ जातियां इतनी निम्न मानी जाती थी कि उच्च जाति ब्राह्मण से उनकी कभी कभी सामाजिक दूरी बहुत कुछ उतनी ही होती थी जितनी उच्च ब्राह्मण जाति और किसी शूद्र जातियों के बीच में। यानी कि ये समाज की जातियों को भी इतनी ज़्यादा श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है कि उनके बीच की जो दूरी है वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ती ही चली गई। इस सारी कारणों से क्या हुआ कि जाति की जो व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण हो गई। इससे बहुत कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए, कुछ गुण और दोष। आइए हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण किस किस तरह के गुणों और दोषों का समावेश हो गया। सबसे पहले तो भारतीय जाति व्यवस्था प्रागैतिहासिक काल से एक दृढ़ सामाजिक आर्थिक संस्था के रूप में कायम थी। निस्संदेह इस व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता अति सीमित है और वह जाति विशेष, जातीय शाखा विशेष तथा परिवार विशेष के सदस्य के रूप में जाना और माना जाता था। असमानता इसका दूसरा लक्षण है। इसके दूसरे लक्षण में क्या बताया गया है कि उस व्यवस्था में व्यक्तिगत योग्यता और आकांक्षा का विशेष महत्व नहीं था। फिर भी इस व्यवस्था ने समाज को एक ऐसी विलक्षण स्थिरता और व्यक्तियों को एक ऐसी शांति और सुरक्षा प्रदान की जो अन्यत्र दिखाई नहीं देती। सबसे पहले तो हम इसके स्टार्टिंग काल की बात करें, प्रागैतिहासिक काल से ही देखते हैं तो जाति की जो व्यवस्था थी वो एक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी और उस संस्था में व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी, हर चीज़ की स्वतंत्रता थी। लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि इसमें ये स्वतंत्रता खत्म हो गई और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जो स्वतंत्रता खत्म होने के बाद जो समय शुरू होता है अशांति का काल, तो लेकिन इस समय काल में इस तरह की किसी भी अशांति का उद्भव नहीं हुआ। मतलब कि उस समय के तत्कालीन लोगों ने इस चीज़ को पूरी तरह से आत्मसातीकरण कर लिया, उन्हें अपना लिया था। जातियों के आंतरिक संगठन, जजमानी व्यवस्था, पारिवारिक दायित्वों के व्यक्ति को सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिलती थी।
इसमें अनाथ बच्चों के पालन पोषण, विधवाओं, रोगियों, अपाहिजों और वृद्धों की देखरेख तथा आश्रय की व्यवस्था थी। यानी कि सामाजिक तौर पे देखें तो बहुत सारी फैसिलिटीज, सुविधाएं इन्हें मुहैया कराया जाता था। लेकिन जाति व्यवस्था जो हुआ उसका आधुनिक औद्योगिक अर्थ प्रणाली के रूप में हुआ। जनतांत्रिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के मूल्यों से मेल नहीं बैठता था और लगता था कि यह विरोध बुनियादी है। यानी कि बाद के समय में जब समाज में प्रॉब्लम्स इकट्ठा होने लगी तब उन्हें लगने लगा कि ये जो विरोध है उसका विरोध करना चाहिए, इन सारी समस्याओं का विरोध करना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए जिस व्यावसायिक और भौगोलिक गतिशीलता की आवश्यकता है, जातीय बंधन उसमें बाधक है। यानी कि सामाजिक तौर पे भी अगर देखें तो सामाजिक तौर पे क्या है, डेवलपमेंट की दृष्टि से जातीय बंधन बहुत ही बड़ा एब्स्टिकल के रूप में काम करता है, बहुत ही बड़ी बाधक के रूप में देखा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में निरंतर परिवर्तनशील और संक्रांति युग में जाति अपना स्वरूप बदलकर सामाजिक संबंधों और युगानुकूल नया सामंजस्य स्थापित करती है और क्या करती है, या फिर निष्प्रयोज्य और अवरोधक बनकर समाप्त हो जाती है। इस तरह से देखिए तो भारतीय समाज जो है पहले तो खुले रूप में थी, सभी लोगों को शामिल किया, फिर उसमें कुछ बंधन हुए, फिर बाद के समय में वो बंधनों से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे सामने आए, सोच मानसिकता उभर कर सामने आए और बाद में आकर के क्या हुआ कि इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। भारतीय समाज जातीय सामाजिक इकाइयों, आदिवासी समाज वास्तव में एक ऐसा समाज है जिसने अपनी परंपराएं, संस्कार और रीति रिवाज संरक्षित रखे, क्योंकि वो समाज के बाहर रहते थे। और ये श्रेणियां कहाँ बनाई गई थी, ये श्रेणियां समाज एक जो पर्टिकुलर क्षेत्र था उसमें बनाई गई थी। जाति आदिवासी जो लोग थे वो उस क्षेत्र के बाहर रहते थे, तो उनकी जो अपनी परंपराएं, संस्कार और रीति रिवाज थे वो पूरी तरह से सुरक्षित थे। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से जाति शब्द संस्कृत जनि या धातु में प्रत्यय लगकर बना है। इसके अलावा अगर न्याय सूत्र की बात करें तो न्याय सूत्र में बताया गया है कि समान प्रवास समान प्रसावात्मिका जाति, अर्थात जाति समान वाले जन्म वाले लोगों को मिला है। यानी कि जो समान जाति वाले लोग हैं वे जन्म आधारित हैं। इसके अलावा कुछ और जगहों के में बताया गया है कि जाति की परिभाषा है नित्यत्वे सति अनेक संवेत्व मत जाति वृत्त, अर्थात जाति उसी कहते हैं जो नित्य है और अपनी तरह की समस्त वस्तुओं का समवाय संबंध से विद्यमान है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार जाति की परिभाषा है आकृति ग्रहण, जाति लिंग नाचन सर्व भाव सकृता ख्याता निर्गया गोत्रंच चरणय सह। जाति वह है जो आकृति के द्वारा पहचानी जाए, सब लिंगों के साथ ना बदल जाए और एक बार बदलो से ही जान ली जाए। इन परिभाषाओं और शब्द व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि जाति शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में विभिन्न मानव जातियों के लिए नहीं होता था। वास्तव में क्या था, जाति मनुष्यों के अंतर्विवाही समूह या समूहों के योग जिसका कि एक सामान्य नाम होता था उसके लिए प्रयोग होता था और इसकी जो सदस्यता थी वो अर्जित नहीं थी, वो जन्मना प्राप्त होती थी, यानी कि जन्म आधारित होती थी। और इसकी सदस्य सामान्य या मिलते जुलते पैतृक धंधे या धंधा करते, धंधा का मतलब यहाँ कार्य से हो गया कि वे किस तरह की कार्य प्रणाली को अपनाते थे, जिसकी विभिन्न शाखाएं समाज के अन्य समूहों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक निकटता का अनुभव करती है। भारत में अगर बात की जाए जातियों और उपजातियों के बारे में तो इसे इतनी ज़्यादा श्रेणियों में बांटा गया है कि इसकी जो संख्या है वो बिल्कुल ही निश्चित नहीं है। लेकिन अगर श्रीधर केतकर के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की 800 से ज़्यादा अंतर्विवाही जातियाँ, मतलब कि इनकी 800 से ज़्यादा जो ब्राह्मणों के अंदर की जातियाँ हैं उनमें उनका अंतर्विवाह कायम हो सकता है। दूसरी तरफ ब्लूमफील्ड की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों में ही 2000 से अधिक श्रेणियों का विभाजन किया गया है। तो ये सब एक सामाजिक तौर पे चलाए जा रहे परिवर्तन थे, हो रहे परिवर्तन थे, जिसने कि उस समय के तत्कालीन मनुष्यों की मानसिकता को बदल दिया। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि लोगों ने इस मानसिकता को आसानी से अपना भी लिया था, इसके खिलाफ कहीं भी किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिलता।
महिलाओं की स्थिति। अब देखते हैं महिलाओं की उस समय क्या स्थिति थी। मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति थोड़ी खराब थी। इसकी चर्चा हम प्राचीन काल से करते हैं कि प्राचीन काल से देखते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी और धीरे धीरे किस किस स्तर पर वे नीचे गिरती गई। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, मातृ मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति। उसमें बताया गया है कि इतिहासकारों का ये मानना है कि उस मूर्ति के इस बात को प्रूफ करती है कि सामाजिक तौर पे उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, उन्हें पूजनीय माना जाता था, पूजा जाता था। उसके बाद के काल ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के समय में क्या होता है। इस काल में स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, उन्हें बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी, और सभा और समिति दो जो संस्थाएं हुआ करती थी उसमें से सभा वाली जो संस्था थी उसकी कार्यवाही में भी महिलाएं भाग लेती थीं। उसके बाद का समय आता है उत्तर वैदिक काल का। चूँकि वैदिक काल में एक देखें तो वैदिक काल का एक भाग ऋग्वैदिक काल में जहाँ स्त्री को बहुत अच्छा पद मिला हुआ था, वहीं वैदिक काल के ही दूसरे चरण में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक दशा में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और इसका पता कैसे चलता है ये हम जान सकते हैं क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सभा में इनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, महिलाओं को एंट्री नहीं लेने दिया गया था उसकी कार्यवाही में। दूसरी तरफ अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो एक है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में तो लिखा हुआ है कि पुत्रों को परिवार का रक्षक, यानी कि पुत्र जो होते हैं वो परिवार के रक्षक होते हैं और पुत्रियाँ जो बेटियाँ होती हैं वे दुख के कारण होती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अपोजिट उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के साथ बहुत सारी भेदभावपूर्ण जो भेदभाव होता है वो शुरू हो चुका है। उसके बाद का चरण आता है महाजनपद काल का। उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग देखते हैं महाजनपद काल, जो कि 6ठी शताब्दी का काल है। इस समय काल में भी वर्ण व्यवस्था में जो जटिलता सामने उभर के आई हैं उन सब में महिलाओं की सामाजिक दशा बहुत ज़्यादा गिर गई थी, और इसका सबसे बड़ा कारण था उत्पादन में उनकी सीमित भागीदारी। उत्पादन में सीमित भागीदारी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता था, स्त्री और पुरुष दोनों ही समान काम करते थे। वे बाहर शिकार पे जाते थे, घर आते थे और फिर सब कुछ साथ करते थे। लेकिन चूंकि जैविक तौर पे स्त्री और पुरुष अलग होते हैं तो इसलिए क्या किया, महिलाओं को, स्त्रियों को क्या होता है, जीवोत्पत्ति करने के लिए घर के कामों में बांट दिया गया कि वे घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर जाके बाहर का काम करेंगे। शुरुआती दौर में तो इसे समानता मिली और स्थिति भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ, ये ही भेदभावपूर्ण स्थिति बाद में बहुत ज़्यादा जटिल हो गई। पुरुषवादी मानसिकता क्या थी, महिलाओं के ऊपर उभर कर सामने आने लगी और उन्हें एक जगह बंद कर दिया गया और यह बताया गया कि चूंकि वे घर में रहती हैं इसलिए सामाजिक उत्थान जो होता है, जो भी उत्पादन होती है जो बाहर से किया जाता है, उसमें महिलाओं की स्थिति न होने के कारण उन्हें नीचा दर्जा दिया जाने लगा। और अगर महाजनपद काल की बात करें तो इस समय दहेज प्रथा भी देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मगध के शासक बिंबिसार में हम लोग देख सकते हैं। बिंबिसार, जिनकी की शादी कौशल देवी से हुआ था, उन्हें दहेज के रूप में काशी महाजनपद मिला था। ये तो हुई हिंदू धर्म की बात। इसके अलावा उस समय महाजनपद काल में जैन और बुद्ध धर्म भी थे। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म ने महिलाओं के साथ थोड़ा नरम दृष्टिकोण अपनाया। वैसी महिलाएं जिन्हें कि अपने पारिवारिक जीवन से निष्कासित कर दिया जाता था, निकाल के बाहर कर दिया जाता, जैसे कि विधवाएं, बाल विधवाएं, उनका क्या होता था, वे बाद में दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी और उन्हें बहुत ही बहिष्कृत जीवन जीना पड़ता था। तो बौद्ध समुदाय ने उन्हें अपने यहाँ आने का मार्ग दिखाया, एक विकल्प के रूप में वे सामने आए। लेकिन वहाँ भी महिलाओं के साथ पूरी तरह समानता दिखाई नहीं देती है। कैसे? जैसे कि अगर बात करें भिक्षुणियों की, बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणियाँ होती थी उनके लिए एक अलग संघ बनाया गया था और उन भिक्षुणियों के साथ क्या होता था, उन्हें भिक्षुओं के सर्वेक्षण में रखा जाता था। मतलब कि वो खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। महाजनपद के काल के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। इस समय में क्या हुआ कि समाज में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, लेकिन सिर्फ कुलीन वर्ग में।
कुलीन वर्ग की जो महिलाएं थी उनमें सम्मानजनक स्थान तो प्राप्त था, लेकिन वहाँ भी कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे कि बहुविवाह बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलन में था। कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वो बहुविवाह करते थे। इसके अलावा सामाजिक आम जनजीवन में पर्दा और सती प्रथा इसको देखने को नहीं मिलता। पर्दा और सती प्रथा के नहीं होने के कारण हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत महिलाओं के साथ स्थिति उनकी अच्छी रही होगी। मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल, जिस समय कि मनु का आगमन होता है। और मनु ने क्या किया था, मनु ने उच्च वर्णों के विशेष अधिकार पर बहुत ज़्यादा बल दिया था, बहुत ज़्यादा उसको उजागर किया था। उन्होंने कहा था, मनु जो कि एक स्मृतिकार हैं, उनका कहना था कि वर्ण व्यवस्था का जो संचालन है और उसकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए महिला को पुरुष के अंदर रहना चाहिए, महिलाओं को पुरुष के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, कठोर नियंत्रण के अंतर्गत। इसके अलावा विधवा विवाह को भी उन्होंने बंद करवा दिया, बहुत ज़्यादा हतोत्साहित किया, बाल विवाह को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और कुछ विशेष परिस्थिति में यह भी कहा कि पुरुष महिलाओं का त्याग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्योत्तर का जो काल आता है उसमें महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया था। और उसके बाद का ही समय आता है पूर्व मध्यकाल, जिसमें कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल में भारत में महिलाओं की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जो कि चरणबद्ध तरीके से अगर हम लोग देखें तो जैसा कि अभी बताया गया, सबसे पहले तो सिंधु घाटी, फिर ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य काल और फिर मौर्योत्तर काल, इसके बाद पूर्व मध्यकालीन, फिर अब मध्यकाल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्तर के तौर पे हर एक स्टेप में किस तरह से इनकी स्थिति गिरती चली गई। प्राचीन काल में चूंकि महिला को देवी का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें उनकी हालत एक दासी से कम नहीं थी, बल्कि एक दासी ही बना के रख दिया गया, राजा महाराजा की दासियां। सैद्धांतिक रूप से भले ही महिला को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई भी चीज़ें सामने उभर के नहीं आती हैं। उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी। महिलाओं को सामाजिक स्तर पर काम करने की मनाही थी। पूर्व मध्यकाल में देखें तो महिलाएं बाहर काम करने नहीं जा सकती थी, और किसी भी काम को, जो काम शुरू होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते थे, उनमें महिलाओं से कोई भी विचार विमर्श भी नहीं किया जाता था। उन्हें ज़रूरी नहीं समझा जाता था कि पुरुष अपने किसी भी काम को करने से पहले महिलाओं के साथ विचार करें। इस समय क्या होता था कि शादी के पहले तो लड़कियां माँ बाप के अधीन रहती थी। उसके बाद अभी के समय में अगर महिलाओं की बात करें तो उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, अभी भी ये देखने को मिलता है कि शादी के पहले तो लड़कियां अपने माता पिता के अधीन रहती हैं, उनके अनुसार चलती हैं, जो उनका कहना मानती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनकी जब शादी होती है तो वो अपने पति की इच्छा के अनुसार चलती हैं। अगर बाई चांस पति नहीं रहे, अगर वो विधवा हो गई, तो फिर क्या होगा, उन्हें अपने बच्चों के नीचे रहना पड़ता है। मतलब कि अब उनका जो बेटा है वो उसकी मानसिकता के अनुसार चलेंगे, वो जो भी कहेगा वही होंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में महिलाओं की हालत कितनी ज़्यादा खराब हो गई थी। इन्हें इस समय में तो सती प्रथा और पर्दा प्रथा, ये दोनों प्रथाएं, कुप्रथाएं भी सामने आ गई थी। महिलाओं के साथ ना तो पुरुष जैसा व्यवहार किया जाता था और ना ही उन्हें उतनी अहमियत दी जाती थी। वेदों की समय की बात करें तो उस वक्त महिलाओं की शिक्षा दीक्षा का खास ख्याल रखा जाता था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता है कि उस समय में कुछ महिलाएं थी जिन्होंने कि उन्होंने बहुत सारे साहित्यों की रचना की। जैसे कि मुख्य रूप से गार्गी और मैत्री, इन दो महिला संतों का नाम आता है। और उन्होंने क्या किया था, ऋग्वेद और उपनिषदों में अपने कुछ श्लोक लिखे हैं उनकी। तो इतिहास की अगर माने तो महिलाओं का पतन स्मृति से मतलब है मनुस्मृति के साथ शुरू हुआ। मनुस्मृति की स्थापना कब हुई, मौर्योत्तर काल में हुई। मौर्योत्तर काल में ही मनु महाराज आए थे और उन्होंने मनुस्मृति की रचना की थी। और धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ, भारत में इस्लामी और ईसाइयों के आगमन के कारण महिलाओं से उनके हक छीनते चले गए। महिलाएं सामाजिक बेड़ियों में बंद कर रहने लगी, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल श्रम और विधवाओं के विवाह पर रोक, इस तरह की चीज़ें सामने उभर के आने लगी।
पर्दा प्रथा की बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में मुस्लिम धर्म के आने के बाद हुई, इसके पहले नहीं थी। और राजस्थान के राजपूत समाज में जौहर नाम के एक रिवाज का शुरुआत हुआ। मंदिर में जो महिलाएं थीं उनका अमीर तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। मंदिर में जो महिलाएं रहती थी, जो विधवाएं हो जाती थी, उन्हें बाद में मंदिर में रख दिया जाता था। वो मंदिरों में ईश्वर की सेवा में लीन होने के लिए वहाँ चली जाती थी, लेकिन उन्हें देवदासी कहा जाता था। आज के समय में भी देवदासियाँ हैं। साउथ की जितनी भी मंदिर है उन सभी जगहों पे हम देवदासियों को देख सकते हैं। तो मध्यकाल में क्या हुआ था कि उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता था, बल्कि यहाँ तक कि उनका शोषण किया जाता था, यौन उत्पीड़न भी किया जाता था। उसके बाद का काल आता है मुगल काल के बाद का काल ब्रिटिश का। ब्रिटिश के राज में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बल्कि यूँ कहें कि उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। आज के समय की अगर बात किया जाए तो महिलाएं हर क्षेत्र में है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक कार्य, तकनीकी विभाग, खेलकूद, इन सभी जगहों पर है और अपना जो वर्चस्व है वो दिखला रही हैं, नेतृत्व करती दिख रही हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो पुरुषों से थोड़ी से आगे भी हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। अभी के समाज में भी स्त्रियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो कि सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, वहाँ भी महिलाओं की स्थिति पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल की तरह ही है। कोई भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हालांकि अभी की सरकार के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण की अभियान चलाया जा रहा है, उससे बहुत फ़ायदे दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखते हैं शिक्षा और शैक्षिक संस्थान। मध्यकाल का समय जो था उसमें शिक्षा का अद्वितीय विकास हुआ, और हम लोग देखते हैं कि इस समय में कौन कौन से संस्थानों का उद्गम हुआ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है अग्रहार के बारे में पहले जानते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल आदि राज्यों में अग्रहार ऐसे ग्राम को कहा जाता था जहाँ के सभी निवासी ब्राह्मण हों। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि ब्राह्मणों को दान स्वरूप मिलता था, भूमि दान स्वरूप दी जाती थी, जिसमें कि कर नहीं लगता था, और यह भूमि ना जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र हो जाती थी। मतलब कि उस पर से ब्राह्मण जिनको दान मिला है उसी परिवार के लोगों का आधिपत्य रहता था, ना कि सरकार का या फिर आम जनजीवन का। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत बाद के समय में क्या हुआ होगा कि एक ऐसा गांव, एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण हो गया होगा जहाँ कि सिर्फ उसी परिवार के लोग रहते थे। तो जैविक तौर पर देखें तो सबके सब ब्राह्मण ही होंगे। तो ऐसे स्थान को हम लोग अग्रहार के रूप में देख सकते हैं। इसका अन्य नाम भी है, बहुत सारे नाम हैं। कुछ समय पहले तो इन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। संबंधित लेख दक्षिण भारत, अग्रहारिक, तमिलनाडु की संस्कृति और केरल की संस्कृति, इन सभी जगहों पर अग्रहार के बारे में परिपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर देखें तो दूसरी जाति के लोग भी बसा करते थे अग्रहार की भूमि पर, जैसे कि बढ़ई, कुम्हार, बसोट, लोहार, सोनार, वैद्य, व्यापारी और खेतीहर मजदूर, क्योंकि ब्राह्मणों को मंदिर आदि में इनकी सेवाओं की आवश्यकता रहती थी। एक ऐसा गांव जहाँ के सिर्फ सबके सब अगर ब्राह्मण होंगे तो वहाँ का सामाजिक जनजीवन पूरी तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ के जो कुछ काम रहते थे, जैसे कि बढ़ई का काम कोई और नहीं कर सकता, कुम्हार, सोनार, यहाँ तक कि मंदिर में जो साफ सफाई रखना है, जो भी प्रबंध करना है, तो वो सारे काम ब्राह्मण खुद नहीं कर सकते, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों का जरूरत रहता है, तभी तो वो समाज बनता है। समाज क्या है? समाज वो है जहाँ के सभी तरह के लोग रहते हैं और वो सब मिल करके समाज के किसी एक कार्य को पूरा करते हैं। तो इसी तरह से उस जगह अग्रहार में भी बहुत सारे लोगों की जरूरत हुआ करती थी। अब अगर देखें तो अग्रहार या फिर जिसको कि अग्रहारम भी कहा जाता है, उसको दक्षिण भारत में ग्राम के नाम से जाना जाता है, यानी कि गांव जिसके निवासी पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो और विभिन्न जाति वाले वाले गांव, उस भाग को भी अग्रहार ही कहते थे जिनमें ब्राह्मण रहते थे। बहुत समय पहले इन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। ठीक है, यानी कि अग्रहार का एक दो जगह नाम चतुर्वेदी मंगलम भी देखने को मिलता है। तो ये था मध्यकालीन भारत में सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा और संस्कार, जिसमें कि अग्रहार की चर्चा होती है, वर्ण व्यवस्था। तो आज हमने देखा कि वर्ण और जाति में क्या क्या अंतर है, उन्हें किस तरह से
आगे बढ़ाया गया, क्या क्या गुण और दोष उनके अंदर आए। उसके बाद महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में क्या थी, उस स्तर के क्रम के तौर पे वो किस तरह से दयनीय होती जाए, और आधुनिक समय में उनकी अभी की स्थिति क्या है। इसके अलावा शिक्षा और संस्थान, इसमें अग्रहार की चर्चा हो चुकी है, और इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।